यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, यानी कार्ल मार्क्स के समाज सिद्धांत जो कि समाजी सशक्तिकरण पर आधारित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। और इसके अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वर्गों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टू द क्लासेस। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। कार्ल मार्क्स देखा जाए तो हर एक जो है कक्षा के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक बनता है। अगर इसके अंतर्गत यानी वर्गों के बीच संबंध के अंतर्गत बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है। अब देखिए, पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूंजीपति वर्ग देखिए उत्पादन के मालिक होता है और मजदूर वर्ग सिर्फ मजदूरी ही करता है और उसको बनाता है। मजदूर ये कहता है कि मैंने जो है वस्तु का निर्माण किया, लेकिन देखा जाए तो मालिक ये कहता है कि मैंने तुम्हें जो है कच्चे माल सब कुछ सामान उपलब्ध कराया। और इनमें दोनों में संघर्ष होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखा जाए कोई चीज़ की अगर उत्पादन होती है तो मजदूर का उस उत्पादन में से 1% भी नहीं मिलती है और सबके सब लाभ जो होते हैं पूंजीपति वर्ग ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मार्क्स ने बात रखी कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है। और ये सही बात है, मजदूर जो है इतना बड़े बड़े चीज़ों को उत्पादन करता है लेकिन वो चीज़ों के लिए वो तरसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूर वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष सदैव करता ही रहता है, क्योंकि देखते ही हो वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमेशा जो है तकलीफ़ों से गुजरता है। कहते हैं एक महल खड़ा करने वाला मजदूर जो है झुग्गी और झोपड़ियों में रहता है। जो बड़े बड़े उत्पादन करने वाला मजदूर वर्ग होता है वो खुद के अपनी आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और देखा जाए तो इस कारण दोनों वर्गों के बीच का संबंध विरोध वाले ही होते हैं। कहते हैं पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में हमेशा ही विरोधाभासी संबंध रहे हैं। यद्यपि कुछ समय के लिए दोनों वर्गों के बीच का विरोध शांत हो जाता है, परंतु वह विरोध चलता ही रहता है। देखते ही हो आए दिन जो होता है विरोध चलता ही रहता है, लेकिन ये विरोध जो होते हैं कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, फिर से जो है विरोध शुरू हो जाती है। तो इनमें जो है चलता ही रहता है। वो आवश्यक नहीं है कि विरोध ऊपरी तौर पर ही दिखाई दे, परंतु उनके इस विरोध का एहसास तो होता ही रहता है। यानी हम वास्तविक तौर पर विरोध करके ना दिखाएं, लेकिन ये विरोध सदैव चलता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्क्स के अनुसार वर्गों के बीच आपसी संबंध, आपसी निर्भरता एक संघर्ष पर आधारित होती है। और बात यहाँ मार्क्स ने सही कही कि देखा जाए तो वर्गों के बीच आपसी संबंध होते हैं। अगर मजदूर उत्पादन नहीं करेंगे तो मालिक का जो है तिजोरी नहीं भरेगा, और मालिक की तिजोरी तब भरेगा जब मजदूर कार्य करेंगे। लेकिन मजदूर तब कार्य करेंगे जब मालिक वर्ग जो है उनको सामान ला के देंगी। तो देखा जाए तो इनमें आपसी संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर संघर्ष हमें देखने को मिलता है। आपसी निर्भरता एक संघर्ष पर आधारित होती है। और हम उदाहरण ले सकते हैं कि पूंजीवादी समाज के दो वर्ग का, एक वर्ग पूंजीपति का होता है तो दूसरा वर्ग मजदूर का होता है, और यह दोनों वर्ग अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मैंने भी समझाया कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और मालिक सामान ला के नहीं देगा तो मजदूर उसको बनाएगा नहीं, और मजदूर नहीं बनाएगा तो मालिक को मुनाफा नहीं होगी। इसलिए देखा जाए तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मजदूर वर्ग के पास उत्पादन की शक्ति होती है, मेहनत होता है, और एक मालिकता नहीं होती है। बेशक वो मालिकता नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ को उत्पादन करने की शक्ति होती है। और इसके पास रोटी कमाने हेतु अपनी मेहनत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। वो रोटी कमाने के लिए पूंजीपति वर्ग के पास अपना श्रम को बेचता है और उन पर भी निर्भर करते हैं, और वह अपनी मजदूरी पूंजीपतियों के पास बेच के जिसके बदले पूंजीपति उनको मेहनत का किराया देता है, और इसी किराए के साथ मजदूर अपना पेट पालता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो पूंजीपति भी मजदूर की मेहनत पर निर्भर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मजदूर जो होता है पूंजीपतियों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पूंजीपति उनको अगर मुहैया नहीं कराएंगे, इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, हर तरह की चीज़ें नहीं देंगे, तो कहाँ से मजदूर अपना कार्य कर सकता है। यहाँ पर मजदूर अपना श्रम को बेचता है। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ पूंजीपति भी मजदूरों के मेहनत पर निर्भर होता है। यानी देखा जाए तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं।
दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कि पूंजीपति भी मजदूरों की मेहनत पर निर्भर करता है। पूंजीपति तभी बनेंगे ना, देखिए आपसे सारे कार्य करवाते हैं, सारे काम करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका सिर्फ 1% भी उनको नहीं मिलती है मुनाफा का। सारे के सारे बेशक भी मुनाफा जो है पूंजीपति खा जाते हैं। तभी तो मजदूर की आगे यहाँ पर तभी तो संघर्ष बनती है। क्योंकि देखा जाए तो मजदूर के बिना कार्य किए न तो उत्पादन हो सकता है और न ही उसके पास पूंजी एकत्र हो सकती है। जब तक मजदूरी कार्य नहीं करेगा, मजदूर कार्य नहीं करेगा, कहाँ से पैसे जो है पूंजीपति वर्ग जो है एकत्र कर सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन देखा जाए तो अधिक से अधिक लाभ जो होता है पूंजीपति को मिलता है। और पूंजीपति तो यही कहते हैं ना कि सारे सामान तो हमने तुम्हें ला के दिया, फैक्ट्री बनाई, मशीन दी, आप तो सिर्फ अपना मेहनत बेचे हो और मेहनत का वो आपको पैसे देती हैं। तो इसी बात के लिए दोनों में आपसी संबंध रहता है, लेकिन आपस संघर्ष भी चलती रहती है। इस प्रकार दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर हैं, परंतु इस निर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि उनमें संबंध एक सामान्य होते हैं। निर्भर बेशक भी हैं, लेकिन संबंध एक जैसा नहीं होता है। एक मालिक होता है तो एक मजदूर होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण हमेशा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह कम धन खर्च करके अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। देखते ही हो कि आप लोगों की कितनी सैलरी होती है, कुछ पैसे सैलरी होती है और इन्हीं पैसों में जो है वो उसी चीज़ों का बेच के वो लाखों के जो है मुनाफा कमाता है। तो यही बात तो आ जाती है कि वह कम धन खर्च करके अधिक उत्पादन करना चाहते हैं ताकि उनका स्वयं का लाभ बढ़ सके, और जितना लाभ बढ़ाएंगे उतना पूंजीपति बनेंगे। मजदूरी अधिक मजदूरी मांगता है ताकि वह अपना व परिवार का पेट पाल सके। मजदूर जो है हमेशा इसी बात की मांग करता है कि हमारी जो है परिवार का पेट पाल सके, और इसके लिए वो पैसे की मांग करता है। उधर पूंजीपति मजदूरों को कम मजदूरी देकर वस्तु की ऊंची कीमत पर बेचने की कोशिश करता है ताकि उसको लाभ बढ़ सके। ठीक है, अब देखिए इसी बात पे मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होगा, ये पूंजीपति होते हैं जो प्राइवेटाइजेशन में सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए हम ट्रेन को ही हम इन पूंजीपतियों को हाथ में दे दें तो वो क्या करेंगे, लाभ अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। भाई उनको तो कमाना लाभ है, और इसमें शोषण किसका होगा, आम गरीब बंदों का शोषण होगा। और शायद भारत सरकार इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रही है, शायद उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, नहीं जानी है कि भाई यहाँ पर संघर्ष चलता है। अगर हम हर चीज़ को जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में दे दें, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन कर दे, तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमेशा लाभ बेशक लिए आपको सुविधा देंगे, हर तरह की सुविधा देंगे, लेकिन आपके जेब जो है खाली कर देंगे। तो यही बात यहाँ समझना है, क्योंकि अगर हम सरकार बना रहे हैं, सरकार हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है सरकार अपने नियंत्रण में रख के अच्छे से अच्छे काम करवाए और हम किसी के गुलाम न बने। लेकिन देखा जाए तो भारत फिर से उसी गुलाम की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है, जहाँ पर सारे कुछ पूंजीपतियों के हाथों में होगा और आम गरीब बंदे जो है पीसेंगे। तो यह कार्ल मार्क्स बहुत दूरदर्शिता की बात करते थे और उन्होंने सही थ्योरी दी है, लेकिन आज शायद भारत सरकार इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहा है। चलिए जो भी होगा भविष्य में वो तो हमारे समक्ष ही होगा। देखा जाए तो इस प्रकार दोनों वर्ग के भीतर अपने अपने हितों के लिए सदैव संघर्ष चलता रहता है। देखा जाए तो यह संघर्ष अत्यंत समाजवादी व्यवस्थाओं को जन्म देगा, और ये संघर्ष जो होगा हमेशा देखिए समानतावादी व्यवस्था यानी देखा जाए तो कम्युनलिज्म को जन्म देगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें ना तो विरोध होगा और ना ही किसी का शोषण होगा और ना ही किसी के ऊपर अत्याचार होगा, ना ही हितों की संघर्ष होगा, और यह समाज वर्ग रहित समाज होगा। शायद ये समय आना बहुत ही मुश्किल है जहाँ पर समाज वर्ग रहित होगा। ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, क्योंकि देखा जाए तो आज ना तो हमें राजनीतिक में इस तरह की बातें देखने को मिल रही है, न समाज में देखने को मिल रही है, तो ऐसा होना स्वाभाविक नहीं हो पाएगा। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के आधार पर सिद्धीकरण के संघर्ष सिद्धांतों की व्याख्या किया है, और मार्क्स ने सिद्धीकरण के संघर्ष सिद्धांत के यहाँ पर कुछ बातों पर प्रकाश डाली है जिसको आपको समझना जरूरी है। तो सब प्रथम यहाँ कार्ल मार्क्स ने यही बात बोला है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, द टू क्लासेस इन द सोसाइटी। मार्क्स का कहना था कि प्रत्येक प्रकार के समाज में साधारण दो वर्ग पाए जाते हैं,
पहला तो वो जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं तथा जिस पे हम आज पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं, यानी जिनके हाथों में उत्पादन के सभी साधन होते हैं तो वो पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं तो जो अपना श्रम बेचकर गुजारा करता है और इसको मजदूरी वर्ग का नाम दिया गया है। पहला वर्ग शोषण करता है, दूसरा वर्ग जो है शोषित होता है। तो ये तो साफ शब्दों में जो है आज आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स ने इसको दो वर्गों में बांटा है जिसमें कोई दो राय नहीं है। पहला शोषण करता है और दूसरा शोषित होता है। दूसरी बात पर अगर हम नज़र डालें, दूसरी बात यही दर्शाता है कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार, द राइट ओवर टू मीन ऑफ प्रोडक्शन, यानी मार्क्स ने सत्रीकरण की ऐतिहासिक आधार पर व्याख्या करते हुए कहा है कि समाज में सत्रीकरण उत्पादन के साधनों पर अधिकार के आधार पर होता है कि आपका अधिकार यहाँ पर किस प्रकार निर्धारित होती है। प्रत्येक समाज में इस आधार पर दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन पर अधिकार होता है, यानी उत्पादन जो होती है उन सभी साधनों पर उसका अधिकार होता है, ये पहला ग्रुप आती है। और दूसरा क्लास ये आता है कि दूसरा वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, जो अपना श्रम बेच कर रोजी कमाते हैं, जिसमें मजदूर वर्ग आते हैं। तो ये उत्पादन साधनों पर अधिकार काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम तीसरी बात पे यहाँ विचार रखें तो उत्पादन की व्यवस्था यानी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की व्यवस्था वही समाजी सत्रीकरण का स्वरूप निर्भर करता है। जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन होते हैं उसकी स्थिति अन्य वर्गों से उच्च होती है। तो बात तो सही है। आज देखिए हमारे देश में बहुत से उत्पादन जो है इक्का दुक्का व्यक्तियों के हाथों में सिमट के रह गई है, जिसके कारण जो है वो भारत देश के विधाता बन गए हैं। आज देखिए पूरे भारत जो है उन्हीं के हाथों से चल रही है और हमारे न तो राजनीतिक नेताओं को जो है फैसला लेने का अधिकार अब है और न ही कुछ करने का अधिकार है, क्योंकि जर्नल सी बात है जब प्राइवेटाइजेशन आप कर देते हो तो सारा अधिकार जो है प्राइवेट सेक्टर को चला जाती है, न कि सरकार के पास अधिकार रहती है। और आज सरकार यही कर रही है, सभी व्यवस्था को जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसके कारण कुछ उद्योगपति जो है इनको खरीद रहे हैं। और देखिए हमारे भारत में खरीदने वाले अधिक जनसंख्या में लोग नहीं हैं, जो ये पूंजीपति हैं इक्का दुक्का ही हैं जिन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया है और ये जो है भारत का शोषण कर रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से समझ सकते हो कि इनका प्रभुता हमें देखने को मिली है। पहले तो ये लोग क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, आपको उसको आदी बना देते हैं और बाद में मन चाहा जो है आपसे पैसे उसूलने के लिए विवश कर देते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ के आदी बन जाते हो। जैसे आप देखिए एक कंपनी ने आपको जो है फ्री का जो है रिचार्ज दिया, कई साल भर जो है आपको फ्री का जो है नेट चलाने की मौका दिया, लेकिन जैसे ही साल हो गया, जब उसकी आदी हो गए तो देखिए हर रिचार्ज जो है आपको 500 के कर दिया, 250, 300 कर दिया। कहाँ पर आप 10 रुपये के रिचार्ज करवाते थे, कम बातें किया करते थे। और आज देखिए इन कंपनियों की आड़ में आप तो या तो अपनी इंटेलिजेंसी भी खो रहे हो और आए दिन मोबाइल के चक्करों में पड़े भी गए हो। तो इससे सिर्फ एक दो पूंजीपति को ही मुनाफा होती है, सबको नहीं होती है और इससे देश भी खराब होता है। तो ये बात शायद उन लोगों को समझ में नहीं है। देखा जाए तो इस वर्ग को मार्क्स ने पूंजीपति या वजूए यानी वैगोरेसिस का नाम दिया। दूसरा वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादक साधन नहीं होते, जो अपनी स्थिति को संतुष्ट नहीं होता है तथा अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, और इसके मार्क्स ने मजदूर या प्रोलेटारी यानी प्रोलेटारिएट्स का नाम दिया। तो ये काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर बात। आगे देखें तो मनुष्य का इतिहास वर्ग जो है संघर्ष का इतिहास, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ह्यूमन हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी हमारा इतिहास ही रहा है संघर्षों का। हमें नहीं लगता कि हमें संघर्ष के बिना ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि शायद भारत जो है संघर्षों का देश रहा है। मार्क्स का कहना है कि मनुष्य का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हम किसी भी समाज के उदाहरण ले सकते हैं, प्रत्येक समाज में अलग अलग वर्ग में किसी न किसी रूप में संघर्ष चलता ही रहता है। देखिए कोई संघर्ष जो होता है साधारण रूप से होता है, जो आम होती है। कहते हैं रोटी कमाने के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक होती है, लेकिन ये संघर्ष इतना ना बन जाए कि आपकी जीवन पे आधारित हो जाए। देखा जाए तो देखिए अंग्रेजों के समय भारत में भी संघर्ष चलती थी, लेकिन ये संघर्ष बहुत ही कष्टदायक थी, जिसमें लोगों की जान जाती थी। लेकिन आज के से देखा जाए तो आज संघर्ष ऐसा संघर्ष है कि हमारा अपना अस्तित्व ही खतरों में पड़ा हुआ है। जिन चीज़ों से हमने छुटकारा पाई थी
वो दोबारा जो है हमें उसी जंजीरों में जकड़ने की कोशिश किया जा रहा है। देखा जाए तो इस तरह माँ का कहना था कि सभी समाजों में साधारण यानी जो है दो वर्ग रहते हैं, एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, जो आज के समाज में देखने को हमें मिल जाती है। दोनों में वर्ग संघर्ष चलता ही रहता है और इन वर्ग संघर्ष के कारण होते ही रहते हैं। जैसे कि दोनों वर्गों में बहुत ज़्यादा आर्थिक अंतर होता है और जिस कारण वो एक दूसरे के विरोध भी करते हैं। पूंजीपति वर्ग बिना परिश्रम किए ही अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि वो जो है दिमाग लगा रहे हैं या षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखिए, किसी भी देश में अगर जीत हासिल करना है तो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवा दीजिए, धर्म के नाम पे उछाल दीजिए, अपने आप जो है मंत्री बन जाएंगे। यही होता है ना, क्योंकि अमीर वर्ग परिश्रम नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ संघर्ष करते हैं, संघर्ष रचते हैं। और संघर्ष का जो है मेन पात्र कौन बन जाता है? आम गरीब बंदे बनते हैं। और ये बात साफ यहाँ पर बताई गई है कि पूंजीपति वर्ग बिना परिश्रम किए ही अमीर बन जाते हैं, हो जाते हैं। रिजल्ट यही बनता है ना कि वो षड्यंत्र रचते हैं, हर तरह से आपको जो है फंसाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, बहुत ही साधारण है, ठीक है, लेकिन वो षड्यंत्र रच रच के राजनीति में चला गया, और राजनीति में चला गया तो आप वो क्या करेगा? आपका मालिक बन जाएगा। था आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे वो आपका ही शोषण करने लग जाता है और अपना जो है शीश महल बना लेता है। तो जर्नल सी बात यही आती है कि इन राजनीतिक नेताओं का एक ही पर्पस होता है कि अपने लिए कितने सुविधा कैसे हम जुटा लें, और जब ये सुविधाओं पर आवाज़ उठाई जाती है तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। तो यही बात हमारे आज राजनीतिक में भी देखने को मिलता है कि आज हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। आज तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो है एक लंबा सा जो है लिस्ट चलती चली जा रही है, और इसमें कहते हैं ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। देश के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। भारत में देखा जाए तो देश हित के कार्य कोई नहीं कर रहा है। मैं उस दिन मानूंगा कि देश हित के कार्य किया जा रहा है जहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक राजनीतिक पार्टी भी दूसरे पार्टी की तारीफ करे कि हाँ इन्होंने अच्छा किया है। लेकिन भारत में तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भारत में एकता कभी स्थापित हो पाएगी। गांधी जी यही चाहते थे कि सब एकता के साथ रहे। न गांधी जी ये बदल सके, न आने वाला समय में कोई बदल सकेगा। देखा जाए तो मार्क्स ने भी इसी बात पे यहाँ पर जोर दिया कि जो अमीर वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग होते हैं, वो बिना मेहनत के ही जो है, बिना श्रम के ही जो है अमीर बनते चले जा रहे हैं, और मजदूर वर्ग सारा दिन परिश्रम करने के बाद भी गरीबी ही बना रहता है, क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। क्योंकि जितनी मजदूरी करता है उसका सारा का सारा मुनाफा जो है पूंजीपतियों के हाथों में चला जाता है। देखा जाए तो समय के साथ साथ मजदूर वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बना लेते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय के साथ देखा जाए तो मजदूर अपने हितों के लिए जो है रक्षा के लिए एक संगठन बना लेते हैं, जिसे मजदूर यूनियन के नाम से जाना जाता है, तथा यह संगठन पूंजीपतियों से अपने अधिकारों लेने के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि पूंजीपति जो है से अपना अधिकार लेने के लिए मजदूर वर्ग जो है हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और इस संघर्ष का परिणाम यह होता है कि समय आने पर मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरोध क्रांति भी कर देते हैं, क्योंकि अपना अधिकार के लिए क्रांति करना कोई गलत नहीं होता है। क्रांति के बाद पूंजीपतियों का जो है खात्मा करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेती हैं, और ये आम बात है। आज हमारे समाज में देखने को मिल जाता है कि पूंजीपति को जो है खात्मा करके वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, और वो भी पूंजीपतियों में कहलाने लग जाते हैं। पूंजीपति अपने पैसे की मदद से प्रतिक्रांति को जो है दबाने की कोशिश भी करेंगी। पूंजीपति जो होते हैं अपने पैसों के दम से वो क्रांति को दबाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु उनकी प्रतिक्रांति को दबाया दिया जाएगा और मजदूर की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो ये आम बात है। आप देखते ही होंगे आज के समय में क्या होता है कि मजदूर के लिए जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा होता है, अगर उसको कुछ पैसे मिल जाए, कोई पोस्ट मिल जाए, तो वो मजदूर की आवाज़ों को भी दबा देते हैं, और मजदूर अकेला बेचारा क्या कर ले। किसी को साथ नहीं होता तो वो भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई इनसे कौन जो है बहस करेगा। और ये देखने को मिला है।
आज देखिए हमारे समाज में जो व्यक्ति अच्छी बातें करते हैं वही भ्रष्ट कहला जाते हैं और वही भ्रष्ट जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच्चाई है। जो पहले आपके हित की बात करते हैं, कहते हैं, उस कुर्सियों पे बैठ के बड़े बड़े लालच में फंस जाते हैं और कहते हैं लोगों की भलाई करना ही भूल जाते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही विचित्र यहाँ घटना है। पहले समाजवाद तथा फिर समाजवादी की स्थिति आएगी जिसमें हर एक को उसकी ज़रूरत या योग्यता के अनुसार मिलेगा। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा तथा वह वर्गहीन समाज होगा जिसमें सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। देखिए ये समाज की कल्पना महात्मा गांधी भी करते थे, लेकिन शायद ऐसा समाज आना संभव नहीं है क्योंकि सारे बराबर हो जाएंगे तो है ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शोषण की जो इतिहास रही है वो शोषण का इतिहास कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखा जाए तो मनुष्य का इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और शोषण का रहा है। कोई भी उच्च या निम्न नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, तथा मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापित रहेगी। तो ये भी हो सकता है अगर हम सिस्टमैटिक कार्य प्रणाली को जो है चलाएं, तो ये सब संभव होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ये कहना था कि चाहे स्थिति अभी नहीं आई है परंतु जल्द ही यह स्थिति आ जाएगी और समाज में सतीकरण खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने भी सतीकरण के जो है आने की बात जो है 3 स्टेज में किया है। पहले स्टेज में सतीकरण थी नहीं। जब हम बात करते थे कि सतीकरण जो है प्राचीन समाजवादी युग में हमें कहीं भी सतीकरण देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े प्राचीन समाज में, समानतावाद युग में और पूंजीवादी युग में, तो यहाँ जो है हमें काफ़ी जो है सतीकरण के अंतर देखने को मिला। तो कार्ल मार्क्स का कहना यहाँ पर सही था। लेकिन देखा जाए तो कार्ल मार्क्स की बहुत से जो लोगों ने, थिंकर्स ने आलोचना भी की है और उस आलोचना को देखना समझना भी महत्वपूर्ण बन जाता है।